नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के लिए जो हमारे मॉक टेस्ट है उनका सॉल्यूशन हम लोग करवाते हैं आपको। तो उसी सीरीज़ में पेपर नंबर 024885 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आपको दिए गए सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। दिया हुआ है, द रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। ये कह रहा है कि हम लोग समय पर इनकम टैक्स नहीं भर पाए या इनकम टैक्स का पेमेंट जो है वो नहीं कर पाए। इसका कारण ये था कि हमारा जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो टाइम से नहीं मिली थी और इस कारण जो है वो इनकम टैक्स समय से नहीं भर पाए थे। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाक्य में फैक्ट नाउन को विशेष दर्शाया गया है। इस वाक्य में फैक्ट नाउन को विशेष दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि फैक्ट नाउन को सेंटेंस में पर्टिकुलर शो किया गया है। दोस्तों, आर्टिकल चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जब भी अंग्रेज़ी में किसी नाउन को पर्टिकुलर या स्पेशल या विशेष दर्शाया जाए तो उससे पहले अनिवार्य रूप से आर्टिकल द का उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ फैक्ट से पहले कौन सा आर्टिकल हम लोग यूज़ करेंगे? दोस्तों, हम लोग यहाँ फैक्ट से पहले आर्टिकल द का उपयोग करेंगे। इसलिए पार्ट बी में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा, द रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। दोबारा इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है। दिया है, आर मैनेजर डज नॉट माइंड टू पे हैंडसम सैलरी एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयज़ आर कॉम्पिटेंट इनफ टू मीट द डेडलाइंस। कि हमारे जो मैनेजर साहब हैं, जो हमारे प्रबंधक साहब हैं, वो अच्छी सैलरी देने में हिचकिचाते नहीं हैं, उनको अच्छी सैलरी देने में कोई तकलीफ़ नहीं है। माइंड जो है यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, माइंड को अगर हम लोग नाउन की तरह उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है मस्तिष्क या दिमाग, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है। वर्ब की तरह जब यूज़ होता है माइंड, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की परवाह ना करना, किसी चीज़ की परवाह ना करना या किसी चीज़ को तवज्जो ना देना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना देना। तो कह रहा है कि हमारे जो मैनेजर साहब हैं उनको हैंडसम सैलरी देने में कोई तकलीफ़ नहीं है, उस चीज़ की उनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त क्या है कि उनके जो कर्मचारी हैं वो इतने सक्षम होने चाहिए कि वे जो डेडलाइन उनको दी गई है, डेडलाइन मतलब कि एक निश्चित समय जिससे पहले आपको कोई कार्य पूर्ण करना हो, तो मैनेजर साहब का कहना है कि अगर डेडलाइन से पहले काम करके दें, इतनी अगर क्षमता है मेरे किसी कर्मचारी में, तो मुझे उसको हैंडसम सैलरी मतलब मोटी तनख्वाह। हैंडसम सैलरी का अर्थ है दोस्तों मोटी तनख्वाह। तो मैनेजर साहब का कहना है कि अगर उनमें इतनी क्षमता है, अगर वो डेडलाइन से पहले काम पूरा करते हैं, तो मुझे उनको मोटी तनख्वाह देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको अच्छा पैसा दे सकता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो माइंड वर्ब है ये अपने बाद में जेरेंड लेता है। जेरेंड का मतलब क्या होता है? जेरेंड का मतलब ये दोस्तों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको वर्बियल नाउन बोलते हैं, और अगर थोड़ा इसको वर्ब से रिलेट करूं तो इसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर ये जो माइंड वर्ब है, इसके बाद अपने को जेरेंड की ज़रूरत है, जबकि यहाँ इन्फिनिटिव लगा हुआ है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है
इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो हमें इन्फिनिटिव की जगह यहाँ जेरेंट चाहिए, तो टू पे लिखना यहाँ गलत होगा, पे की आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, अर्थात यहाँ पेइंग होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा आवर मैनेजर डज नॉट माइंड पेइंग हैंडसम सैलरी एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयज़ आर कॉम्पिटेंट इनफ टू मीट द डेडलाइंस। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। अगेन इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। दिया है अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट ए थंडरस्टॉर्म, कि भाई छाता जो है वो आपको बारिश में तो मदद कर सकता है, लेकिन अगर थंडर स्टॉर्म आया हुआ है, मतलब कि अगर तूफान आया हुआ है, तो उसमें छाते का, तूफान के अंदर जो है वो छाते का कोई उपयोग नहीं है। अवेल का मतलब है यूज़। तूफान में छाता निकलोगे ना तो छाते के साथ उड़ जाओगे तुम भी, ठीक है। तो हल्की फुल्की बरसात है तो उसमें तो छाते से आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, भीगोगे नहीं। लेकिन तूफान आया हुआ है और छाता लेके निकल रहे हो तो छाता भी उड़ जाएगा और छाते के साथ तुम भी निकल लोगे। तो ये यहाँ पर कहा है। एरर क्या है दोस्तों? अम्ब्रेला जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का उपयोग करना पड़ता है। जब आर्टिकल चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में इस बिंदु पे बहुत चर्चा होती है कि ए और एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होना चाहिए। अब अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण ए है, जो कि हिंदी भाषा का क्या है? वोवेल है। हिंदी भाषा का क्या है? वोवेल है। हिंदी लैंग्वेज का क्या है? वोवेल है। तो इससे पहले हमें कौन से आर्टिकल का उपयोग करना पड़ेगा? एन का। तो ये हमारा बनेगा एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट ए थंडरस्टॉर्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है आर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश इन आर हेरिटेज, कि हमारा जो रिच कल्चर है, रिच का मतलब धनी और समृद्ध, कल्चर मतलब हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो परिवेश है, ये बहुत ज़्यादा धनी और समृद्ध है। बिल्कुल राजस्थान जो है एक बड़ा रिच कल्चर है और ये इंस्पायर करता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम हमारे इस कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे हेरिटेज में क्या करें? गर्व करें। तो कौन सा शब्द आना चाहिए? तो दोस्तों हमें कल्चर में जो है क्या लेना है? गर्व लेना है। तो कल्चर नाउन को क्वालिफाई करना है। अब नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ये आप सब चीज़ जानते हैं। वर्ब की विशेषता बतानी होती तो एडवर्ब आ जाता। तो प्राउडली तो एडवर्ब है तो ये चला गया। प्राइडेड ये आपका थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल, ये भी गड़बड़ हो गया। तो दो शब्द बचे, प्राइड और प्राउड। अब दोस्तों प्राउड जो है इसका तो मतलब होता है घमंड, एरोगेंस को बोलते हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। हमें हमारे कल्चर पे घमंड थोड़ी करना है, हमें हमारे कल्चर पे गर्व करना है, पॉजिटिव बात करनी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्राइड। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स, कि उस रात उन्होंने एक लंबे समय तक अपनी जो योजनाएं हैं उनकी फिजिबिलिटी के ऊपर चर्चा करी। फिजिबिलिटी मतलब कि भाई वो चीज़ प्रैक्टिकली कितनी संभव है, प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है। भाई प्लान बनाने में तो क्या है, प्लान तो आप बना सकते हैं कुछ भी, कि भाई मैं 10 कदम में 100 किलोमीटर चल लूँगा, फिर अगले 20 कदम में 500 किलोमीटर और मंजिल पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन भाई 10 कदम में 100 किलोमीटर चलना फिजिबल है क्या? व्यवहारिक रूप से संभव है क्या? नहीं है। तो ये प्लान क्या हो गया? सुपर फ्लॉप हो गया। तो ये चीज़ फिजिबिलिटी कहलाती है। तो उन्होंने एक लंबे समय तक डिस्कशन किया प्लान के ऊपर, ये बात सबको क्लियर है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हर जगह डिस्कस्ड तो आपको दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ पर जैसे अबाउट का यूज़ कर लिया, ऑन का यूज़ कर लिया, रिगार्डिंग का यूज़ कर लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, वो समझिए। आज मैं किसी बैच में प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा रहा था, तभी वहाँ पर ये चर्चा हुई थी। दोस्तों डिस्कस एक ऐसी वर्ब है और इसी के मिलता जुलता एक और वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्राइब। इसी के मिलता जुलता एक और वर्ब आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन। दोस्तों इन वर्ब्स के साथ हम लोग कभी भी किसी प्रेपोजिशन का उपयोग नहीं करते और इस कारण अबाउट, रिगार्डिंग, ऑन ये सब गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या होगा? डिस्कस। सीधा बनेगा एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डिस्कस्ड द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अंडरलाइन वर्ड को चेक करना है कि सही है, अगर ठीक नहीं है तो सही उसमें से चेंज कर लेंगे। कह रहा है द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन कंसोल्ड देम दैट देयर वाज नो डेंजर। कि जो यात्री थे वो अफ्रेड थे, यानी डरे हुए थे, भयभीत थे, लेकिन जो कप्तान है उन्होंने उनको कंसोल किया कि वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। कंसोल का मतलब होता है ढाढ़स बंधाना, ढाढ़स बंधाना। ढाढ़स बंधाना मतलब कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान है, दुखी है, तो आप उसको थोड़ा सा जो है पुचकारते हैं, प्रेम से उसके साथ बातें करते हैं, उसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है कंसोल करना। ऑप्शन ए सजेस्टेड, सजेस्ट से बना है, इसका मतलब होता है सुझाव। कॉन्फाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त बनाना, किसी से कोई चीज़ छुपाना, किसी को कोई चीज़ रहस्य की तरह रखना। और अश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, अश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना। दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरीके से गारंटी देना। तो भाई यात्री जब डरे हुए हैं तो खाली ढाढ़स बंधाने से काम नहीं चलेगा, कप्तान को उनको अश्योर करना पड़ेगा, आश्वस्त करना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी कि कोई खतरा नहीं है, किसी की भी जान नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये उचित होगा। अगला प्रश्न कह रहा है इज देयर एनी प्लेस फॉर मी टू सिट, क्या मेरे बैठने के लिए कोई जगह है? दोस्तों प्लेस का मतलब होता है स्थान, रूम का मतलब होता है कमरा, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, और स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। अब आपको उत्तर स्वयं ही नज़र आ गया है। कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा कि क्या मेरे बैठने के लिए जगह है, तो स्पेस आ जाएगा। आगे देखो, सिनोनिम पर्यायवाची बताना है। शब्द क्या है दोस्तों? जाइब्स। जाइब्स का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी पर ताने मारना, किसी का मजाक बनाना, किसी पर ताने मारना, इस चीज़ को जाइब्स बोलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा स्नीयर। स्नीर का मतलब भी क्या होता है? किसी का मजाक बनाना, किसी को चिढ़ाना, किसी को ताने मारना। जोक्स आप जानते ही हैं दोस्तों, जोक का प्लूरल फॉर्म है चुटकुला बोलते हैं जोक को हिंदी में। अब्यूज़ को हिंदी में अपन बोलते हैं गाली। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी को प्रशंसा भरे शब्द कहना, किसी की तारीफ़ करना, उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगला
सिनोनिम बताना है आपको, शब्द है कॉन्जेनियल। दोस्तों कॉन्जेनियल मतलब जो चीज़ बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, ठीक है, जिसमें कोई समस्या नहीं है, उसको कॉन्जेनियल बोलते हैं। तो कॉन्जेनियल के लिए सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों सूटेड, जो चीज़ सूट हो रही है। बेनिफैक्टर का मतलब होता है दोस्तों दयालु। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? दयालु। एक अच्छा वर्ड इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एल्ट्रुइस्ट। और एक अच्छा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं? बेनेवोलेंट। ये दोनों वर्ड भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए। प्रेफरेबल मतलब जिसको हम प्राथमिकता दें, प्राथमिकता देना, प्रेफरेबल। और अनप्लीजेंट मतलब दुखद। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, और अनप्लीजेंट यूएन प्रीफिक्स लगने से मीनिंग इसका अपोजिट हो जाएगा। प्लीजेंट मतलब सुखद और अनप्लीजेंट मतलब दुखद। तो आंसर जो है यहाँ पर ए है। आगे आपको अपोजिट विलोम शब्द बताना है। दोस्तों शब्द है डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर को क्या बोलते हैं? ब्रेव, बोल्ड, और क्या बोल सकते हैं? करेजियस, और क्या बोल सकते हैं? फियरलेस, और क्या बोल सकते हैं? इंट्रिपिड, और क्या बोल सकते हैं? गैलेंट। तो ये सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों किसके? बहादुर के, डोंटलेस के। तो आंसर क्या हो जाएगा? कावर्डली, क्योंकि अपोजिट पूछा है। कावर्डली का मतलब होता है कायर। टैक्टफुल का मतलब होता है दोस्तों चतुर, जिसमें चतुराई भरी हुई है, क्लेवर, कनिंग। बैशफुल का मतलब होता है दोस्तों किसी को विनाश करना या विध्वंस। वर्ड है स्टोइकल। दोस्तों स्टोइक से बनाए। स्टोइक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसका सुख दुख किसी में कोई जो है रुचि नहीं है, इनडिफरेंट है, तटस्थ है, उसको स्टोइकल बोलते हैं। स्टोइकल मतलब नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इन प्लेजर एंड पेन। और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं indifferent, indifferent to pleasure and pain। जो सुख और दुख दोनों में बिल्कुल क्या है? तटस्थ है, जिससे जीवन में कोई रुचि नहीं है, नीरस जो है उसके लिए आता है वर्ड। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वर्ड है दोस्तों परनीशियस। परनीशियस का अपोजिट बताना है अपने को, विलोम शब्द। दोस्तों परनीशियस का मतलब होता है डेंजरस। दूसरे शब्दों में बोलेंगे खतरनाक या हानिकारक। तो अपोजिट मतलब जो चीज़ हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। रुइनस का मतलब होता है दोस्तों कि बर्बादी के बाद बचा कुचा सामान। भाई जैसे कहीं पे भूकंप आ गया है, वहाँ पे घर गिर गए, लोग मर गए, तो जब वहाँ पे उस स्थिति में कोई व्यक्ति विजिट करता है तो उसे भूकंप के बाद का क्या मिलेगा? रुइनस मिलेंगे, बर्बादी के बाद बचा कुचा सामान। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कंटिन्यू सिंस ए लॉन्ग टाइम।
लंबे समय से जो चीज़ लगातार चल रही है उसके लिए प्रोलॉन्ग्ड आता है। पोर्नोग्राफिक का मतलब होता है दोस्तों अश्लील फिल्में। अश्लील फिल्में जो हैं उनके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है? पोर्नोग्राफिक। आगे चलते हैं दोस्तों, अपने को मिस स्पेल्ड वो स्पेलिंग पकड़नी है जो गलत है। दोस्तों मेटिकुलस की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, यानी कि सतर्क। हॉलोकॉस्ट विनाश से संबंधित है। फ्लैबरगेस्ट की स्पेलिंग दोस्तों बिल्कुल गलत है, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग क्या है फ्लैबरगेस्ट की? करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों FLABBERGAST। तो इसमें गलती क्या थी? एक बी जो है यहाँ से उड़ा दिया था। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है दोस्तों एस्टोनिश, आश्चर्यचकित। किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का हो जाना, उसके लिए शब्द आता है फ्लैबरगास्ट। अगला देखो, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसे एक शब्द में क्या बोल सकते हैं वो बताना है। कह रहा है समथिंग अनयूजुअल और स्ट्रेंज हैविंग पिक्यूलियर नोशंस। कोई ऐसी चीज़ जो अजीबो गरीब है, जो क्या है? अजीबो गरीब है। कोई ऐसी चीज़ जो अजीबो गरीब है और जिसके जो क्रियाकलाप है सामान्य से अलग है, तो उसके लिए क्या आता है? तो उसके लिए शब्द आता है दोस्तों विम्सिकल। वर्ड है ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब क्या है? नाटकीय। शब्द है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या है? आक्रामक। शब्द है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है तार्किक। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला देखो, स्टेटमेंट को एक शब्द में क्या कहेंगे? कह रहा है अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न बाय डिस्कवरिंग थिंग्स देमसेल्व्स रेदर देन बाय टेलिंग देम थिंग्स। किसी बच्चे को या विद्यार्थी को पढ़ाने का वो तरीका जिसमें उसे शिक्षक कोई नियम या कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताता है, वो विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ता है कि आप अपने लेवल पे रिसर्च करो, चीज़ों को समझो, देखो और उसकी मदद से कोई चीज़ सीखो या किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करो। तो सिखाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मित्रों, सिखाने की ये प्रक्रिया जो है इसे ह्यूरिस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूरिस्टिक बोला जाता है। कैकोफोनस का अर्थ होता है दोस्तों कर्कश। कैकोफोनस का जो मीनिंग है वो क्या है? कर्कश। ध्वनि के लिए आता है, कोई ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल हमें परेशान कर दे, हमारे कानों के लिए बिल्कुल जो है झेलने लायक नहीं हो, साउंड को बोलते हैं कैकोफोनस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईडीएम आ गई एक, उसका मीनिंग बताना है। कह रहा है टू राइज लाइक ए फिनिक्स। इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों कि एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जीवन के साथ वापस से उठना, खड़े हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू राइज विथ अ न्यू लाइफ। आगे देखिए दोस्तों, टू शो वंस वाइट फेदर। तो वाइट फेदर शो करना मतलब है कायरता दिखाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू शो साइंस ऑफ कावर्डिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पैसिव वॉइस अपने को बताना है। दिया है द डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज़ टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। पेशेंट जो है कराया कि डॉक्टर मुझे बताओ कृपया मेरे पास कितना समय है। तो यहाँ पर होगा द पेशेंट प्लीडेड। देखिए क्राइड जो वर्ड है इसका वैसे जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है कराहना, लेकिन जब इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्राई जो वर्ड है ये किस में चेंज होगा? प्लीड। प्लीड का मतलब होता है किसी से गुजारिश करना, या थोड़ा सा और मैं आपके लिए कहूँ तो गिड़गिड़ाना। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है वो है गिड़गिड़ाना। तो रोगी जो है
वो डॉक्टर से गिड़गिड़ाया तो द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर। विथ क्यों आएगा? क्योंकि जब भी हम व्यक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो हमेशा विथ आता है। किसी से नाराज़ हैं तो एंग्री विथ, किसी से खुश हैं तो हैप्पी विथ, किसी से सहमत हैं तो एग्री विथ। उसी प्रकार से द पेशेंट प्लीडेड विथ, डॉक्टर से गुजारिश करी कि वो उसे बताए कि हाउ मच टाइम शी हैड, कि उसके पास कितना समय है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा ठीक होगा। अगला देखिए, क्लोज टेस्ट आ गया, उसको पूरा पढ़ेंगे और ऑप्शंस जो है इसमें फिल करेंगे। बहुत ही इजी क्लोज टेस्ट है। राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज़ बनाया था उन्हीं के ऊपर चर्चा है। कह रहा है द ईयर वॉज 1913, कि 1913 का समय था जब राइट ब्रदर्स ने जो है एरोप्लेन बनाने में सफलता प्राप्त की थी और उसको उन्होंने उड़ाया भी था। आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन डैश एंड वॉज बिजी विद माई ओन डैश विथ फ्लाइंग मशीन्स। अब ऑथर अपनी बात करता है कि मुझे भी फ्लाइंग में, मतलब ये जो एरोप्लेन बनाना, उड़ाना या उड़ने में काफ़ी रुचि थी और वो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते थे। ऑथर बोल रहा है कि मैं खुद भी ये सब करता रहता था। आई रियली डैश इन दैट लिटिल मशीन आई हैड पुट टुगेदर एंड आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू प्रूव इट्स मेरिट। और ऑथर ने खुद की मेहनत से भी एक ऐसी छोटी सी एरोप्लेन बना ली थी और उसे पूरा विश्वास था कि उसको जो है वो उड़ाया भी जा सकता है। और एक दिन ऑथर ने निर्णय लिया कि उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है द ईयर वॉज 1930, द राइट ब्रदर्स हैड जस्ट उनको क्या मिली? सफलता मिली एरोप्लेन बनाने में। तो सफलता के लिए भी फेल्ड तो असफलता, एक्सेप्टेड मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करने के संदर्भ में, इन्वॉल्व मतलब किसी चीज़ में सम्मिलित होना, सक्सीड मतलब किसी चीज़ में सफलता मिलना। तो 1913 में पहली बार राइट ब्रदर्स को सफलता मिली थी। हैड जस्ट सक्सीडेड इन मेकिंग एन एयरप्लेन बनाने में उनको सफलता मिली थी। विच डैश फ्लू, हार्डली फ्लू जो मुश्किल से उड़ा था, विच हाईली फ्लू जो बहुत ज़्यादा उड़ा था, विच नेवर फ्लू जो कभी नहीं उड़ा था, विच रियली फ्लू। अब पीछे कह रहा है कि भी सफलता मिली है, तो सफलता मिली है तो वास्तविक रूप से उड़ी है एरोप्लेन, तो रियली ज़्यादा अप्रोप्रिएट एडवर्ब होगा, विच रियली फ्लू, कि वो एरोप्लेन जो है थोड़ा उड़ी। और आई वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन, ऑथर किस में इंटरेस्टेड था? भाई पूरा आप पैसेज पढ़ रहे हैं, एरोप्लेन्स की बात हो रही है, उड़ने की बात हो रही है, तो ये स्पष्ट है कि ऑथर किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? फ्लाइंग में इंटरेस्टेड था। एंड वॉज बिजी, और वो खुद भी व्यस्त था किसके साथ? विद माई ओन डैश। तो भाई आपको पता है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का किसी भी चीज़ का आविष्कार अपन करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? अलग अलग हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, और जब सफलता मिल जाती है किसी में तो वो आविष्कार का नाम ले लेती है। तो ऑथर कह रहा है कि मैं भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करता जा रहा था मशीन्स बनाने के। आई रियली डैश इन दैट लिटिल मशीन, और उस छोटी मशीन में ईश्वर, इसका ऑथर का क्या था? विश्वास था। ही बिलीव्ड कि भाई मैं जो है ऐसी मशीन बना सकता हूँ जिसमें बैठ के इंसान उड़ सकता है। इसी के साथ पैसेज ये कंप्लीट हो गया। अब एक पैराजंबल का क्वेश्चन है। पैराजंबल की ट्रिक मैंने कई बार आपको बताई है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टेटमेंट को खोजना है। किसको खोजना है? ओपनिंग स्टेटमेंट को खोजना है। ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या नज़र आएगा? तो ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर नाउन नज़र आएगा। तो प्रॉपर नाउन कहाँ पर है देखो। तो आपने कहा कि सर प्रॉपर नाउन एक तो इसमें मिल रहा है दी मैक्स, और एक यहाँ पर मिल रहा है बोइंग में। हाउएवर ये तो कनेक्टर है तो यहाँ से शुरू नहीं हो सकता। सिंस ये भी कनेक्टर की तरह काम करता है तो यहाँ से शुरू नहीं हो सकता। तो या तो बी से शुरू होगा या सी से। तो बी और सी से कहाँ है? तो ए और डी तो चले गए, बी और सी कहाँ है? ये है। तो पहले एक बार सी से ट्राई करते हैं कि बोइंग जो है ये कंपनी का नाम है। कह रहा है कि बोइंग जो है उसको काफ़ी उम्मीदें थी 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से, और वो उनको अपना भविष्य समझती थी बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो था
ये उसको अपना भविष्य समझती थी कि ये हमारा एरोप्लेन बहुत चलेगा। मैक्स जो है पहली बार कब उड़ा था कॉमर्शियली? 2017 में पहली बार इसने उड़ान भरी थी। फिर ये आ जाएगा कि उसके बाद से बोइंग जो है उसे 5000 से ज़्यादा ऑर्डर मिल गए एयरक्राफ्ट के, और उसने 371 आज तारीख तक डिलीवर भी कर दिए। हालांकि डी में कह रहा है हाउएवर द कंपनीज मार्केट वैल्यू हैज़ प्लम्ड बाय नियरली 26 बिलियन सिंस द क्रैश इन इथोपिया। लेकिन कह रहा है कि इस बोइंग कंपनी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था इथोपिया में, तो उसके बाद से कंपनी की जो सेल है उसमें गिरावट आई है। 26 बिलियन जो है सेल्स नीचे आ गई है। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत सी से होगी कि बोइंग कंपनी जो है उसको अपने 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फिर बी आ जाएगा कि पहली बार मैक्स एयरक्राफ्ट 2017 में उड़ा था। फिर उसके बाद में बोइंग कंपनी को 5000 मैक्स एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बन गए और उनमें से उन्होंने 371 डिलीवर भी कर दिए। और अंत में डी आ जाएगा कि हालांकि कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो गिर गई है 26 बिलियन, क्योंकि इथोपिया में एक उनका बोइंग कंपनी का एयरक्राफ्ट मैक्स एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 99, अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करिए, वो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। तो कहाँ पे है प्रॉपर नाउन? तो ये रहा प्रॉपर नाउन दोस्तों। ये तो प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है, अगेन ये प्रोनाउन है, तो यहाँ से शुरू होगा बी से। अब देखो बी से अगर शुरू होगा तो ऑप्शन बी और डी तो सीधे ही चले गए। यहाँ पर देखो सबसे पहले कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी पूरे विश्व में एक निर्णायक भूमिका है और वो सबको डोमिनेट करता है, सब पे नियंत्रण रखता है। फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर उसके बाद में ए हो जाएगा, ये इट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये सिंगुलर है, नॉन लिविंग, तो इसको इट रिप्लेस कर देगा कि अमेरिका जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स का। तो बी के बाद में ए आ जाएगा। फिर सी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटपुट देती है ये देश अमेरिका, इसलिए अमेरिका का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा व्यापारिक हिस्सा है। और अंत में डी आ जाएगा कि वो डेवलपमेंट में भी लीडर है और टेक्नोलॉजी में भी जो है सबसे आगे है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ अंतिम प्रश्न आ गया है। एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव दिया हुआ है। कह रहा है कि चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ। परीक्षा केंद्र में स्टाफ के द्वारा चेयर्स अरेंज की गई थी। तो मैंने आपको कल एक पेपर का सॉल्यूशन करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बीइंग जो है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है? कंटिन्यूअस। जब भी हम लोग किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा ये होगा बीइंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए वर्ब, बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। किसका पैसिव है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव अगर आपको दिया हुआ है और आप एक्टिव में जाएंगे तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। मतलब दूसरे शब्दों में आपको वॉज वर्ब के साथ आईएनजी देखना है। जहाँ पे भी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होगा वही इस दिए गए पैसिव का एक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए हैज़ आ गया तो ये चला गया पिक्चर से बाहर, यहाँ हैज़ बीन अरेंजिंग है तो ये चला गया, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर जब आप इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द स्टाफ आएगा और स्टाफ के साथ क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुँचाइए, पढ़ते रहिए,
मिलेंगे अगले पेपर पे। थैंक यू। जय हिंद।